13 साल की रोमा अभी अभी सोकर उठी थी। वो बड़े से बेड से नीचे उतरने वाली ही थी कि नौकरानी ने उसके पैरों में चप्पल पहना दिए। रोमा कमरे में उसके पसंद के गुलाब के फूलों के गुलदान रखे थे। रोमा बाथरूम में जाकर तैयार होकर नीचे आ गई। उसने बड़ा ही सुंदर फ्रॉक पहना हुआ था। जब वो ब्रेकफास्ट करने अपनी टेबल पर आई तब आ जाओ बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो बेटा ब्रेकफास्ट कर लो। क्या माँ, आपने ये पूरी और सब्जी बनाने को कहा था महाराज जी को? माँ, आपको पता है ना, मुझे ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, तो तुझे क्या खाना है बोल, मैं अभी अभी बनवा देती हूँ। लेकिन मुझे जो खाना है वो महाराज जी नहीं बना सकते। अच्छा, ऐसा क्या खाना है तुझे? माँ, मुझे मस्त बर्गर खाना है। क्या बेटा, कुछ दिनों पहले ही तो तुमने बर्गर खाया था, आज फिर से? हाँ माँ, मुझे बर्गर खाना है प्लीज, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। रोमा टेबल पर चम्मच पटक कर जिद कर रही थी। तभी सूट बूट पहने उसके पापा नीरज वहाँ आए। क्या हुआ शोभा, क्यों परेशान कर रही हो तुम मेरी लाडली को? कुछ नहीं, बस आपकी लाडली जिद पकड़ कर बैठी है कि खाएंगी तो बर्गर ही, नहीं तो कुछ भी नहीं। अरे तो क्या हुआ, खिला दो ना उसे बर्गर, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरी राजकुमारी की हर जिद पूरी होनी चाहिए। मुझे हमेशा उसकी गाल के डिम्पल देखने हैं, उसके चेहरे पर मायूसी नहीं, समझी? अरे लेकिन उसने परसों ही बर्गर खाया था, आज फिर से? अरे परसों खाए थे, वो बात तो पुरानी हो गई। क्यों रोमा, चलो हम दोनों तुम्हारे फेवरेट मैकडी से बर्गर ऑर्डर करते हैं। ये नीरज और रोमा को देख शोभा मुस्कुराने लगी। उसे पता था कि नीरज को मना करके कोई फायदा नहीं है। रोमा उनकी इकलौती बेटी थी और उनके करोड़ों के बिजनेस की मालकिन थी। नीरज उस पर जान छिड़कता था। कुछ देर के बाद बर्गर आ गया। रोमा ने बर्गर खाने के लिए प्लेट उठाई। प्लेट उसके हाथ से नीचे गिरकर टूट गई और तभी लीलावती कहती है, अरे ओ महारानी रोमा, क्या कर रही हो? देखो, इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी तुमने। अब इसके पैसे कौन देगा, तुम्हारा बाप या तुम्हारा वो अपाहिज पति? कहाँ खो गई हो? लीलावती की बात सुनकर रोमा अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने अपने आसपास देखा। उसके दोनों बच्चे चुटकी और राजू डरे हुए उसका पल्लू पकड़े खड़े थे और उसकी मालकिन लीलावती उसे सुना रही थी। माफ करना मालकिन, वो बच्चों ने बाहर बाकी बच्चों को बर्गर खाते हुए देखा तो वो जिद करने लगे। उसमें वो मेरी प्लेट से हाथ छूट गई, माफ करना। अरे तुम लोगों की हैसियत भजिया पाव खाने की नहीं है। अरे तेरे बच्चे बर्गर मांग रहे हैं। अरे कितनी बार कहें कि अपने इन फटीचर बच्चों को लेकर मत आया करो, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं। मालकिन, वो आज घर पर कोई नहीं था। माँ जी मेरे पति को लेकर अस्पताल जाने वाली थी, इसलिए मैं अपने बच्चों को अपने साथ ले आई। माफ करिएगा, मैं आगे ध्यान रखूंगी। अब चल जल्दी, बाहर केक कटने ही वाला है। तू जल्दी से सब प्लेटों में नाश्ता परोस दे। जैसे ही मेरी बेटी परी केक काटेगी उसके बाद तू सबको केक और नाश्ता दे देना। और हाँ, अपने इन बच्चों को अंदर ही रखना, समझ गई? अब बाद में बचा हुआ कुछ मैं दे दूंगी इन्हें, समझ गई? लीलावती चली गई। लीलावती की बात से रोमा और उसके बच्चों को बहुत दुख हुआ। बाहर परी ने केक काटा, फिर रोमा सबको मुस्कुराकर नाश्ता देने लगी। कुछ देर के बाद रोमा ने ध्यान दिया, दो औरतें कब से उसे ताक रही हैं। रोमा उनसे नजर चुराकर किचन में चली आई। लीलावती की बेटी की बर्थडे पार्टी खत्म हो गई और सब मेहमान चले गए। अब घर में लीलावती, उसका पति और उसके पति की कजिन सिया और उसकी दोस्त मंजू थे। रोमा भी अपने बच्चों के साथ लीलावती के घर से बाहर निकल रही थी। तब राजू उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो धीरे से बोल रहा था, माँ मुझे बर्गर चाहिए, कहो ना उस आंटी से मुझे बर्गर दे। बेटा ऐसे नहीं कहते, चलो घर चलो तभी। हे सुनिए, लगता है मैंने आपको पहले कभी देखा है। है ना मंजू? हाँ, मैं भी कब से देख रही हूँ। जरूर हमने पहले आपको कहीं देखा है, लेकिन कहाँ वो याद नहीं आ रहा। अरे नहीं नहीं, आप लोग मुझे कैसे देख सकती हैं? मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। हो ना हो, आपका ये चेहरा बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है।
आपके गाल का ये डिम्पल, इसे देख के लग रहा है कि हमने इसे परसों पहले कहीं देखा है। तभी राजू कहता है, माँ बर्गर चाहिए, बताओ ना उन्हें। क्या हुआ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं, अब हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। रोमा अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। फिर सिया कहती है, मंजू, तुम्हें याद आया कि उसे हमने कहाँ देखा था? नहीं यार, मैं भी कब से वही सोच रही हूँ। अरे छोड़ो ना, तुम भी क्या उस नौकरानी की बात को लेकर बैठ गई? अच्छा हुआ चली गई। उसके बच्चे तो एक नंबर के भुक्कड़ हैं, बार बार बर्गर मांग रहे थे। ओहो भाभी, तो दे देती ना उन्हें बर्गर। अरे एक बर्गर की बात नहीं है, लेकिन इन गरीबों को आदत हो जाती है, इसलिए नहीं देती। अच्छा चलो तुम जाओ, सफर से आई हो और आते ही पार्टी में बिजी होकर थक गई होगी। आराम कर लो, कल सुबह बात करते हैं। सिया और मंजू गेस्ट रूम में आ गई। दोनों यही सोच रही थी कि आखिर उन्होंने रोमा को कहाँ देखा था। जब रोमा सबको नाश्ता दे रही थी, तब दोनों ने उसको मुस्कुराते हुए उसके डिम्पल देखे थे। वो डिम्पल सिया और मंजू की नजरों के सामने से जा ही नहीं रहे थे। मंजू सोचते सोचते बेड पर लेट रही थी। तभी सिया कहती है, मंजू, वो रोमा थी। हाँ रोमा, लेकिन रोमा कैसे? रोमा तो, हाँ वो ही रोमा थी। याद करो, रोमा के गाल पर भी ऐसे डिम्पल पड़ते थे। हाँ लेकिन रोमा ऐसी हालत में, वो तो कितनी अमीर थी, राजकुमारी लगती थी बिल्कुल। और अभी कुछ देर पहले जो हमें मिली वो एक नौकरानी। ये कैसे हो सकता है? मैं भी वही सोच रही हूँ, लेकिन रोमा ने हमें पहचाना कैसे नहीं? वो बदल गई है, लेकिन वो तो हमें पहचान सकती थी। पता नहीं, इतने सालों के बाद मिली है, शायद वो भी ऐसी हालत में। मेरे मन में इतने सवाल उठ रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। हाँ, सवाल तो मेरे भी मन में उठ रहे हैं, और इन सवालों के जवाब अब सिर्फ रोमा ही दे पाएगी। हम कल ही उसके घर जाएंगे, लेकिन हमें उसका घर कहाँ पता है? अरे वो भाभी को एड्रेस पता होगा, उनसे पूछकर जाएंगे। अगली सुबह मंजू और सिया लीलावती से रोमा का एड्रेस पूछकर रोमा के घर जाने के लिए निकली। रास्ते में उन्होंने बर्गर खरीदे। उनकी गाड़ी एक बस्ती के सामने आकर रुक गई। बस्ती की सड़क बहुत छोटी थी, इसलिए गाड़ी को वहीं छोड़कर दोनों चलने लगी। उस बस्ती में एक चाल एक छोटे से रूम में रहती थी। उस गंदी बस्ती में कुछ लोगों से रोमा के रूम के बारे में पूछते हुए सिया और मंजू रोमा के घर पहुँच गयी। रोमा, अंदर से राजू और चुटकी बाहर आए। तब चुटकी कहती है, जी आप कौन है? बेटा, आपकी माँ कहाँ है? माँ बाहर गई है, बस अभी आती होंगी। लेकिन आपको मेरी माँ से क्या काम है? बेटा, हम तुम्हारी माँ की बचपन की दोस्त है, हम उनसे मिलने आई हैं। आप मेरी माँ की दोस्त? आप कल उस पार्टी में भी थी ना, जहाँ वो सब बर्गर खा रहे थे? हाँ, आपको बर्गर पसंद है? हाँ, कल वो आप बड़े मजे लेकर खा रहे थे, मैंने पहले कभी नहीं खाया। अच्छा, तो ये लो, ये बर्गर आप दोनों के लिए। क्या सच में? राजू ने सिया के हाथ से बर्गर की थैली ली और खुशी से अंदर जाकर बर्गर खाने लगा। चुटकी ने सिया और मंजू को अंदर बैठने को कहा। दोनों ने अंदर आके देखा, घर की हालत बहुत बुरी थी। टूटी फूटी दीवारें, छेद पड़ी हुई छत, एक चौपाही पर पड़ा हुआ उसका बीमार पति। ये सब देखकर मंजू और सिया को बहुत बुरा लगा। थोड़ी देर के बाद रोमा आ गई। सिया और मंजू को अपने घर देखकर उसे झटका लगा। तब वो बोली, अरे आप लोग यहाँ? रोमा, अब हमसे और झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, हम पहचान गए हैं कि तुम हमारी दोस्ती रोमा हो। सिया की बात सुनकर रोमा फूट फूट कर रोने लगी। सिया और मंजू ने उसे संभाला। फिर, रोमा शांत हो जाओ और बताओ कि ये सब क्या हो गया तुम्हारे साथ? तुम तो पढ़ने के लिए यूएस जाने वाली थी ना? क्या बताऊं मंजू, तुम तो जानती हो कि पापा का कितना बड़ा बिजनेस था। हमारी 10th के बाद हम सबके यूएस में एडमिशन के सिलसिले में गए थे। तब पापा ने बिजनेस की भागदौड़ उनके पार्टनर भानु अंकल को सौंपी थी। वहाँ जाने के कुछ दिनों बाद मेरी एडमिशन की प्रोसेस हुई। पापा जब फीस भरने लगे, उनका डेबिट कार्ड नहीं चल रहा था। पापा ने बहुत कोशिश की, लेकिन पैसे ट्रांसफर नहीं हो पा रहे थे।
पापा ने जब बैंक में पूछताछ की तब पता चला कि भानु अंकल ने धोखे से पापा का बिजनेस और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और हम तो एक पल के लिए ही राजा से रंग हो गए। पापा ने भानु अंकल पर इतना भरोसा किया था, लेकिन भानु अंकल ऐसे रंग बदलू गिरगिट निकलेंगे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। हम लोग जैसे तैसे इंडिया वापस आ गए। भानु अंकल ने फर्जी पेपर्स इतने असल जैसे बनाए थे कि कोर्ट भी पापा की बात नहीं मानी और सब कुछ भानु अंकल के नाम हो गया। फिर अंकल और आंटी तुम सब कहाँ चले गए? हम लोग एक दो बार तुम्हारे घर गए थे, लेकिन वहाँ कोई और रह रहा था। हम लोगों का लगा तुम लोग यूएस शिफ्ट हो गए हो। नहीं सिया, पापा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। माँ ने तो किसी तरह मुझे और अपने आप को संभाला। माँ ने मेरी शादी करा दी, फिर कुछ सालों बाद वो चल बसी। तो तुम्हारे पति की ऐसी हालत कैसे हुई? मेरे पति एक टैक्सी ड्राइवर थे। एक बार उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तब से वो ऐसे ही। जब हम स्कूल में एक साथ पढ़ते थे तब तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ साथ हमें भी अच्छी अच्छी चीजें दिलवाते थे। हमें पिकनिक पर ले जाते थे, तुम्हारे साथ हमें भी बर्गर खिलाते थे। हमें आज तुम्हारे बच्चों को बर्गर देते समय तुम्हारे अंकल की बहुत याद आ रही थी। यकीन नहीं होता रोमा, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और हमें कुछ भी नहीं पता था। कितने दुख झेले हैं तुमने इस सालों में। हमारी इतनी अच्छी सहेली इतनी परेशानी में थी, हमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए, हमें माफ कर दो। वो कहते हैं ना, जब पहिया चलता है ना समय का, तो वो हमें किस ओर ले जाए किसको पता नहीं चलता। मंजू और सिया रोमा की दुख भरी कहानी सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। मंजू, मेरे पति डॉक्टर हैं, मैं उनसे तुम्हारे पति के ट्रीटमेंट के बारे में कहती हूँ। और हाँ, मेरे ससुर जी एक स्कूल के ट्रस्टी हैं। उस स्कूल में तुम्हारे बच्चों को एडमिशन मिल जाएगी। साथ ही हम दोनों मिलकर अचार की एक कंपनी चलाते हैं। तुम उस कंपनी में मैनेजर का काम करना, ओके? हाँ मंजू, ठीक कह रही है। तुम्हारे रहने का बंदोबस्त भी उसके पास वाले अपार्टमेंट में हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं जानती हूँ कि मुझे इस हालत में देख के तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन तुम्हारे एहसान नहीं ले सकती। अरे इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। तुम हमारी बचपन की सहेली हो। बचपन में तुम हमारे लिए कितना कुछ करती थी, अब हमें मौका मिला है। सिया और मंजू ने रोमा की एक नहीं सुनी। रोमा के पति का इलाज शुरू हो गया, उसके बच्चे अच्छे स्कूल जाने लगे। रोमा भी अचार की कंपनी में काम करने लगी। धीरे धीरे उसका जीवन संवर गया।